हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज आप न्यूज़पेपर देख सकते हो द हिंदू। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हो रही है G20 के बारे में। हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है, G20 कंट्रीज क्या होती हैं, कब फॉर्मेशन हुआ, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली एमजे नरेगा के बारे में भी डिस्कशन किया है। इसके साथ में आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए कि त्रिपुरा के अंदर हमें इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अब आप में से शायद ना बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा कि सर ये त्रिपुरा के अंदर भी इलेक्शंस हैं। दो और स्टेट्स भी हैं यहाँ पर जिनमें इलेक्शंस हैं। पर एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करने को क्या मिलती है कि हम ना कई बार, स्पेशली जब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं या फिर अंडमान निकोबार या फिर जो हमारी यूटीज होती हैं, उनकी डिस्कशंस काफी कम होती हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ऑल्दो दिल्ली भी एक यूटी ही है, पर दिल्ली में ना जब यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन चल रहे थे, तब पूरे कंट्री को पता था कि अच्छा दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कमेटी के या एमसीडीज के इलेक्शन चल रहे हैं। पर काफी सारे लोगों को ये भी आइडिया नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी हमारे यहाँ पे अभी जो असेंबली इलेक्शन है वो चल रहे होंगे। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे पॉलिटिकल वॉइस की हमें कमी देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर ना इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ और चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो उनको भी हम टेकअप करेंगे। स्पेशली जो टर्की के रिगार्डिंग यहाँ पे नीचे एक डिस्कशन थी, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कल क्वेश्चन दिया था मैंने आपको 10 डिग्री चैनल के रिगार्डिंग, कि 10 डिग्री चैनल आखिर किन पेयर ऑफ आइलैंड्स को सेपरेट करता है, ये हमें समझना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, दरअसल में है क्या कि हमारा जो अंडमान निकोबार वाला पोर्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला पार्ट को मैं बोल देता हूँ क्या, अंडमान। और सर नीचे वाला जो पार्ट है, देखो नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज निकोबार। ठीक है। और सर ये जो इनके बीच में ये लाइन जा रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो मैं बता रहा था, तो जो बीच में लाइन जा रही है इसी को क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि 10 डिग्री चैनल आखिर किसको सेपरेट करता है, तो वो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इन द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो अंडमान निकोबार बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना 5 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, पीवीटी जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ये वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो काफी ज्यादा ही बैकवर्ड होते हैं। जहां पर मतलब इनकी लिटरेसी काफी कम होती है, इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेबल होती है या फिर डिक्लाइन कर रही होती है। बेसिकली कहने का मीनिंग सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी खराब होते हैं यहाँ पे। तो 5 पीवीटीजीज, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट अंडमानीज हो गया, जारवास हो गया, ऑन्जेस हो गया, शॉम्पेन्स हो गया, एंड साथ ही साथ सेंटिनलिस। ठीक है, जो नॉर्थ सेंटिनलिस की बात करें तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ ना, देखो सेंटिनलीज की आप लोगों ने भी ये नाम सुना होगा। तो ये उन पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स की बात है जिन जहां पर कांटेक्ट एक तरह से है ही नहीं हमारा। ठीक है, आप लोगों ने भी कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सर और अगर हम मैपिंग के अंदर जाएं यहाँ पे, तो हमें क्या नोटिस करने को मिलेगा कि देखो, जो ऊपर बात कर रहा हूं मैं अंडमान की, तो अंडमान ना हमें मेजर यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अंडमान हो गया, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पर क्या है, साउथ अंडमान। एक छोटा सा और भी है यहाँ पे, ये है लिटिल अंडमान। ठीक है। अब जब बात करते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की, तो बीच में से एक पैसेज जाता है। इस पैसेज का क्या नाम है, दिस इज नोन व्हाट, डंकन पैसेज। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। 10 डिग्री चैनल पे तो ऊपर क्वेश्चन आया ही है, डंकन पैसेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने, तो ये भी हमने सर देख लिया। इसके साथ सर अंडमान निकोबार की जो हमें बात करता हूँ कैपिटल, तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। सर पोर्ट ब्लेयर अच्छा यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, साउथ अंडमान के अंदर। तो ये थोड़ा हमने समझ लिया। इसी तरह से जो मैं बात कर रहा था ना आपको वो सेंटिनलीज की, तो नॉर्थ सेंटिनलीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये है नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड। ठीक है सर, ये बात भी हम समझ गए। अगर हम सिमिलरली हम थोड़ा निकोबार वाली साइड चलें, तो एक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर, कार निकोबार। उसी तरह से आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे ग्रेट निकोबार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक लिटिल निकोबार भी है इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये सारे ही लोकेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये है बैरन आइलैंड्स। दरअसल में जो बैरन और नारकोंडम आइलैंड्स है ना, ये पोर्ट ब्लेयर के आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिल जाएंगे। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर द ओनली एक्टिव वॉल्केनोज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इसके अलावा कोई भी एक्टिव वॉल्केनोज हमें नहीं देखने को मिलते। ये चीजें बहुत आप ध्यान से समझ लो। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो कुछ और छोटी छोटी जगहें, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर ना रॉस आइलैंड है, पर रॉस आइलैंड का नाम हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। उसी तरह से यहाँ पे शहीद द्वीप है, पहले इसका नाम नील आइलैंड हुआ करता था, बाद में हमने नाम इसका शहीद द्वीप रख दिया।
सिमिलरली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बीच है राजेनगर बीच। तो उस हैवलॉक आइलैंड का नाम भी हमने क्या रख दिया है, स्वराज द्वीप रख दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, मतलब सारी ना इस तरह से अगर आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको टैकल कर पाओगे। अगर मैं आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये अंडमान निकोबार आखिर फॉर्म कैसे हुए। देखो आप हिमालय का फॉर्मेशन जानते हो, मुझे बताओ कौन सी प्लेट्स है हिमालय के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट से बताना। अब जब मैं बात करता हूँ अंडमान निकोबार की, तो एक हमें देखने को मिलती है इंडियन प्लेट और साथ ही साथ जो बर्मा माइनर प्लेट होती है। ठीक है, इनका कोलिजन हुआ था। बर्मा माइनर प्लेट दरअसल यूरेशियन प्लेट के ही एक पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर प्लेट्स के बीच में एक तरह का कोलिजन हुआ था, उसकी वजह से अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन हुआ था। एक और छोटी सी चीज, हमारा ना म्यांमार वाली साइड से अरक्कन योमा रेंज के बारे में आपने सुना होगा, अपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। तो उनका ही एक तरह से हम इनको साउथवर्ड एक्सटेंशन की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये होगी ओवरऑल हमारी अंडमान निकोबार की मैपिंग। अब इसी तरह से देखो 2018 के अंदर, सॉरी ये तो 2014 वाला क्वेश्चन हो गया 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। 2018 वाला जो क्वेश्चन था, एक 2018 में क्वेश्चन आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अब आप कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। ठीक है, मैंने पूरा आंसर नहीं बताया यहाँ पे, बट थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है, तो एटलीस्ट आप आंसर तक पहुंच जाओगे। पर यहाँ पर ना थोड़ा सा रोल करंट अफेयर्स का भी था। मैं आपको कल बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो करंट अफेयर्स कवर किए होते तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते, बाकी हमने इसकी मैपिंग तो देख ही ली है। ठीक है, अब ये एक होमवर्क आपके लिए कल के लिए हो गया, और दूसरा आपको होमवर्क है कि आपने मेडिटेरियन सी के आसपास की ना मैपिंग देख कर आनी है कि कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे। जैसे ये 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेडिटेरियन सी में कौन सी कंट्रीज ओपन अप नहीं होती, तो ये आप कल एक बार देख कर आओगे, मुझे आंसर बताओगे, और कल हम इसको मेडिटेरियन सी को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो जो एनएचआरसी है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने 46 गवर्नमेंट रन मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का जायजा लिया, बेसिकली चेक करने के लिए कि क्या वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 का है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, कैसी सिचुएशन है उस चीज की। तो देखो आप एक बात रियलाइज करो कि हमने ना 2017 में एक एक्ट पास किया, क्यों पास किया, ताकि ना हम एक्चुअल में देख पाए कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग चीजें कैसी हैं, मेंटल इलनेस को प्रॉपरली हम डिफाइन कर पाए, और एक्चुअल में इसने किया भी। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या है, इट डिफाइंस मेंटल इलनेस एज अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी। समझ रहे हो कि एक तरह का डिसऑर्डर है यहाँ पे, आपकी थिंकिंग हो सकता है, मूड, परसेप्शन, इनमें से कोई भी चीज जो कि क्या करती है, आपकी जजमेंट की पावर को इंपेयर मतलब इंपैक्ट करती है, बिहेवियर को आपके इंपैक्ट करती है, या फिर कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, कि आपको पता नहीं लग रहा कि यार सच क्या है और एक तरह से काल्पनिक की चीजें क्या हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपकी डिमांड्स ऑफ लाइफ को आप मीट नहीं कर पाते, या फिर अल्कोहल हो गया, ड्रग्स की वजह से कुछ मेंटल कंडीशन अराइज करती हैं, तो इन सभी चीजों को हम मेंटल इलनेस के अंदर डाल देते हैं। तो एक तरह से आप नोटिस करना कि डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिल गई। अब एक बात रियलाइज करो, यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन की कोई बात नहीं करी गई। ठीक है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन को हम इंक्लूड नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है, व्हाट इज दैट, कि इसने सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, ठीक है ना, तो पहले वो एक क्रिमिनल एक्ट था, पर हमने इसको एक तरह से डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सर इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये दरअसल में ये हुआ ना, हम एक्चुअल में सुसाइड को या फिर इस तरह की चीजों को, मेंटल कंडीशंस को, हम उसको नेगेटिव परसेप्शन में नहीं देख रहे। देखो आजकल के टाइम पे तो मेंटल कंडीशंस बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, मेंटल इस तरह की चीजें, बट हमने क्या कोशिश करी है कि इसको हम क्रिमिनलाइज ना करें, बल्कि उसको देखें कि सामने वाले बंदे को हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसके जो भी मेंटल सिचुएशन है उसको हम कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए इसमें मतलब ये एक्ट काफी अच्छा हो जाता है। तो काफी आप इसको एक तरह से प्रोग्रेसिव एक्ट आज के टाइम पर मान सकते हो। तो ये 2017 वाला एक्ट ये हमें इंश्योर करता है। इसके साथ ही इसने ईसीटी, ईसीटी क्या है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इस पर्टिकुलर थेरेपी का यूज रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सर ये थेरेपी क्या चीज होती है, देखो आपने कभी इस तरह से चीजें देखी हैं, ये दरअसल में एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है जहां पर सीजर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिकली इंड्यूस करी जाती है ताकि मेंटल डिसऑर्डर्स को हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ईसीटी थेरेपी। तो ईसीटी थेरेपी का यूज यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, बस कुछ ही इमरजेंसी वाले केसेस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद एनेस्थीसिया एंड रिलैक्सेंट्स। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाती हैं। साथ में ही यहाँ पे ना लोगों के राइट्स की भी बात करी है कि जिनकी मेंटल इलनेस है उनके पास भी कुछ राइट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको फ्री में मेडिसिन मिलेंगी, अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, एंड साथ ही ये किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं कि अच्छा मेरे बिहाफ पे मेरे हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस ये पर्टिकुलर पर्सन लेगा।
तो ये भी एक अच्छा हम यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं। बाकी साथ में लोगों के रहने का कम्युनिटी लिविंग हो गया, लीगल एड हो गया, ये सारे इनको भी बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर साथ में ही एक अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड सिमिलरली स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज के एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अब कोई भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन होगा तो इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ। तो आई होप आप समझ पाए हो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो है किस तरह से एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की तरह माना गया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। देखो जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है ना, उसने कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के इंपोर्ट्स के ऊपर, जो कि फॉर एग्जांपल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड, उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी की लगाने का बात करी है। अब समझने की कोशिश करना होता क्या है। देखो मान लो कोई दूसरी कंट्री है, मान लो लेट्स से चाइना है। अब चाइना क्या चाहता है कि उसका सामान इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है सर, अब आप खुद सोचो कि इंडिया में सामान ज्यादा कैसे बिकेगा। अगर चाइना का प्रोडक्ट कुछ भी है वो सस्ता हो तभी बिकेगा ना, अगर उसका प्राइस कम हो। तो चाइना मान लो क्या करता है, चाइना मान लो क्या करता है कि अपने जो यहाँ पे किसी ने प्रोड्यूस किया होगा कोई प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लो चाइना में किसी ने कोई प्रोड्यूस किया, चाइना ने इसके ऊपर ना कुछ इनको सब्सिडी दे दी। समझ रहे हो, चाइना ने क्या किया, इनको एक सब्सिडी दे दी ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बन जाए। इंडियन मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट जाएगा तो क्या होगा, वो इंडियन मार्केट में ज्यादा बिकेगा। तो इंडियन मार्केट में बिकेगा क्या, चाइना का प्रोडक्ट, इंडिया का खुद का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो यहाँ फायदा किसका हुआ, चाइना को, और नुकसान किसका हुआ, इंडिया को। क्यों हुआ नुकसान, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ तरह की उनको सब्सिडी दे दी थी वहां के जो प्रोड्यूसर्स को। अब इसका इंडिया पे इम्पैक्ट, एक तो चलो डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है वो तो खराब होगी होगी, साथ में ही एक फ्लड आ जाएगा। किस चीज का फ्लड, ये सस्ते प्रोडक्ट्स का, बाहर दूसरी कंट्रीज के गुड्स का। तो खुद सोचो, क्या इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? द आंसर इज यस। क्या करना चाहिए, इंडिया को यहाँ पे एक ड्यूटी लगा देनी चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो इन्होंने बेनिफिट दिया ना, जो सब्सिडी दी है चाइना की गवर्नमेंट ने, उसका जो इम्पैक्ट था हम उसको नलीफाई कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। यही मीनिंग होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी का, कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की ड्यूटी लगा रहे हैं। क्यों, ताकि काउंटर करने के लिए, जो सामने वाली दूसरी कंट्री ने एक तरह की सब्सिडी लगाई है ना, उसके इम्पैक्ट को एक तरह से काउंटर करने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक तरह का ड्यूटी है या फिर एक तरह का इम्पोर्ट टैक्स है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले, तो इम्पोर्ट टैक्स हुआ किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, बाय द इंपोर्टिंग कंट्री। इंडिया ने लगाया है इंपोर्ट टैक्स जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं उसके ऊपर। इससे क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और रिगार्डिंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज, कैसे होता है ये भी हम समझ गए हैं कि एक तरह से जो प्राइजेस को हम रेस कर देते हैं और जो मार्केट प्राइस उनका एक्चुअल होना चाहिए उसी के पास में ले आते हैं। अदरवाइज क्या हो रहा था, सब्सिडी दे रही थी ना चाइना की गवर्नमेंट, तो उस वजह से ये चीज हो रहा था। तो अभी वैसे चाइना नहीं है, बट ये कंट्रीज देख लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं वहां पर जो केमिकल्स होता है उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब एक बात नोटिस करना कि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें परमिशन देती है, ये कहती है कि आप लगा सकते हो सीवीडी। ऐसा नहीं है कि हम WTO के अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं, ये अलाउ करती है। सर कौन लगाता कौन है, देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इसका। दरअसल में है क्या, कि कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो रिकमेंड करता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी आप लगा दीजिए। पर इन दी एंड लगाता कौन है, लगाया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उनके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। तो कोई आपसे पूछे कि लगाता कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो 3 महीने के अंदर इनके ऊपर एक्ट करती है, अकॉर्डिंगली ड्यूटीज लगा देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी के रिगार्डिंग। एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा मैपिंग से के साथ ही है, बट न्यूज में था तो हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर बात हो रही है बाबल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग की। और ये एरिया क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि देखो सीरिया और टर्की वाला जो हमने देखा ना अर्थक्वेक्स का मुद्दा चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमें बात हुई है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना सीरिया का, उसको बहुत ही कम असिस्टेंस मिली है, इसके यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक बार ना नोटिस करते हैं कि सर, अच्छा सीरिया के अलग अलग अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ देख लो, या यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हो। एक देखो यहाँ पर हमें इसकी क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, बाबल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग। एक ऊपर की साइड बाबल सलाम बॉर्डर क्रॉसिंग, उसी तरह से अल युबुरिया बॉर्डर क्रॉसिंग एंड अल रमथा बॉर्डर क्रॉसिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार न्यूज में आ रही है वो यही है, बाबल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो यही हमें चीज पढ़नी थी कि बाबल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग किससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, एक तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये देखो ना, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है ऑन सीरिया टर्की बॉर्डर। कई बार इस तरह की बस क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ पर है, कौन से एरिया के अंदर है, तो वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। बाकी देखो फर्दर डिटेल्स भी मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पर ये इडलिब की सिटी है, ये सीरिया के ना, आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ये सीरिया की एलेप्पो सिटी हो गया, ये इडलिब सिटी हो गया, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं।
पर हमें थोड़ा सा इतना ही पता होना चाहिए था कि बाब एल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग आखिर कहाँ पे होती है, तो वो हमने मैप से अच्छे से समझ लिया। क्रॉसिंग काफी पुरानी है, 6th सेंचुरी से हमें देखने को मिलती है, तो अकॉर्डिंगली बाकी आप टाउन्स का नाम भी देख सकते हो, बट ट्रस्ट में इंपॉर्टेंस यहाँ पे यही है कि ये पर्टिकुलर क्रॉसिंग किस पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक साइड टर्की है और एक साइड हमें सीरिया देखने को मिल जाएगा। एक इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, देखो यूपीएससी ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था, अब मैंने आपसे पहले भी ऐसे करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, पर आप नोटिस करो ये रहा हमारा ब्लैक सी, ब्लैक सी की बॉर्डर कंट्रीज को हम देख चुके हैं, मेडिटेरियन सी की कंट्रीज आप मुझे बताओगे, ठीक है ना, मैंने आज का होमवर्क दिया हुआ है। और इन पे देखो ये रहा ब्लैक सी, ये रहा मेडिटेरियन सी, दोनों के बीच में क्या है, इस्तांबुल पड़ता है नहीं पड़ता, इस्तांबुल क्या है, टर्की का ही तो है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, सारा चीजें यहीं से फ्लो करके जाती हैं, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में हमें इनका टर्की का लोकेशन देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है माइक्रोक्वेक। देखो आप लोग सभी अर्थक्वेक के बारे में तो जानते ही हो, ठीक है, भूकंप के बारे में, ठीक है। भूकंप के अंदर क्या होता है, जो अर्थ के अंदर की सीस्मिक एनर्जी होती है वो बाहर आती हुई देखने को मिलती है, ठीक है ना। फोकस, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, ये सारे वर्ड्स आप सभी जानते हो, आप वेरी श्योर, वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर बिल्कुल वो काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब देखो काफी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया में ना छोटे छोटे क्वेक्स आते रहते हैं, माइक्रो क्वेक जिसको बोलते हैं ना, तो माइक्रो क्वेक आते रहते हैं, इस वजह से कोई बड़ा लार्ज स्केल अर्थक्वेक इंडिया में नहीं दिख रहा। समझ लो जैसे टर्की हो गया, सीरिया हो गया, यहाँ पर देखो कितना बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला, पर यहाँ पर हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया में बड़ा अर्थक्वेक पता क्यों नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, उसकी वजह से जो अलग अलग तरह का टेक्टोनिक स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता जा रहा है, और इस वजह से इंडिया प्रोटेक्टेड है फ्रॉम बड़ा इवेंट जैसा टर्की या सीरिया में हुआ, ठीक है। क्योंकि काफी ना क्वेश्चन उठ रहे थे कि कहीं इंडिया में तो नहीं इस तरह का अर्थक्वेक आ जाएगा, तो इस वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि माइक्रो अर्थक्वेक्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सर अगर टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो माइक्रो अर्थक्वेक क्या होते हैं, ये माइल्ड अर्थ ट्रेमर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 या 2 से कम होता है। अगर आप बात करोगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, तो 59% ऑफ इंडियन लैंड मास वो प्रोन है अर्थक्वेक के अंदर। देखो मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, आप नोटिस करो यहाँ पे 59% हमारा सीज्मिक हजार्ड डैमेज के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें टोटल 4 जोन देखने को मिलते हैं, जोन 2 टू जोन 5। जो जोन 2 होता है वो सबसे लो रिस्क जोन होता है, फिर उस हिसाब से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती रहती है। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, जोन 5 हाईएस्ट रिस्क एरिया होता है, वेरी हाई रिस्क एरिया। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जोन 5 के अंदर से क्या आएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये बीच में कुछ यहाँ पे एरियाज आ गए, ठीक है ना, तो ये सारे जोन 5 वाले एरियाज आप देख सकते हो, ये वेरी हाई रिस्क जोन एरियाज हैं, ठीक है। एक देखो भुज अर्थक्वेक आपने बहुत ही फेमस रहा है, ठीक है, फेमस या इनफेमस कह लो, कि बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ एक लातूर अर्थक्वेक था, ठीक है। ये दो बहुत ही बड़े अर्थक्वेक्स रहे हैं इंडिया के अंदर। आप मुझे बताओगे कि सर भुज अर्थक्वेक कब आया था और कौन सी स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है, सिमिलरली लातूर वाला अर्थक्वेक कब आया था एंड कौन सी स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी कि नियरली 11% एरिया जो है इंडिया का जोन 5 के अंदर है, बेसिकली वेरी हाई रिस्क जोन, 18% जोन 4 के अंदर, 30% जोन 3 के अंदर एंड बाकी का जोन 2 के अंदर। जोन 2 सबसे एक्टिव है, जोन 2 सबसे लीस्ट एक्टिव है। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे, कई बार हम बात करते हैं ट्रिपल जंक्शन की। देखो ट्रिपल जंक्शन समझने की बात करना, ट्रिपल जंक्शन के अंदर दरअसल में होता क्या है ना, 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और इंटरेक्ट करती हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, ये मैं बात कर रहा हूँ टर्की की, ठीक है, टर्की के आसपास का एरिया। अब टर्की के आसपास के एरिया में क्या है, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एनाटोलियन प्लेट, ठीक है। नीचे वाली साइड आपको देखने को मिलेगी क्या, अफ्रीकन प्लेट, रेड से मार्क कर देता हूँ, कई बार दिखता नहीं है, ठीक है। एनाटोलियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, अरेबियन प्लेट। ये 3 प्लेट्स एक ही जगह पे मिल रही है ना, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल जंक्शन हम बोलेंगे। अब जब भी देखो ट्रिपल जंक्शन ब्रेक होता है ना, ट्रिपल जंक्शन का मतलब ना 3 प्लेट्स, एनाटोलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, जब भी एक ट्रिपल जंक्शन ब्रेक होता है फिर आता है मैसिव अर्थक्वेक। और यही एग्जैक्ट सेम चीज कहाँ हुई है, यही सेम चीज हमें अभी टर्की वाले एरिया में देखने को मिली है। इसी वजह से टर्की और सीरिया में इतना मेजर डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफी यहाँ पे इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं अगर ट्रिपल जंक्शन एक बार ब्रेक हो जाता है। तो ये बात भी सर हमने समझ ली, माइक्रो क्वेक भी समझ लिया और ट्रिपल जंक्शन भी हम समझ चुके हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डिप्टी स्पीकर। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना सेंटर को एंड साथ साथ 5 स्टेट्स को नोटिस इशू किए हैं कि भैया आप लोगों ने डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं अपॉइंट किया, ठीक है। आप एक बार नोटिस करना, देखो अब तो 4 साल होने वाले हैं, मतलब 2019 में आप जानते हो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, अब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो हार्डली मतलब 1.5 साल से भी कम बचा हुआ है। और आपने एक बार नोटिस करी होगी कि आपको स्पीकर पता है कि स्पीकर कौन है हमारे, बट डिप्टी स्पीकर का नहीं पता। पता है क्यों,
क्योंकि डिप्टी स्पीकर अभी तक है ही नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना लंबा टाइम हो गया, हम क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और 5 स्टेट्स को नोटिस इशू किए हैं। थोड़ा डिप्टी स्पीकर के प्रोविजंस के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे ना डिप्टी स्पीकर के बारे में, तो जो आर्टिकल 93 है हमारे संविधान का, वो प्रोवाइड करता है कि स्पीकर का इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन। उसी तरह से आर्टिकल 178 ये बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग। जो डिप्टी स्पीकर होता है उनको अपॉइंट कौन करता है, वो लोकसभा के ही मेंबर्स अपने हिसाब से अपने आपस में करके वो डिस्कशन करके, मतलब एज इन वोटिंग वगैरह करके डिप्टी स्पीकर को वो इलेक्ट कर लेते हैं। जो डिप्टी स्पीकर की डेट होती है इलेक्शन की, वो स्पीकर साहब अपॉइंट फिक्स करते हैं। ध्यान में रखना, यहाँ पे यूपीएससी आपको प्रेसिडेंट दे देगा, तो प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं है। इलेक्शन डेट डिप्टी स्पीकर की स्पीकर के द्वारा इंश्योर करी जाती है। इसके साथ ही इनका जो टाइम होता है, टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो होता है 5 साल। पर वो पहले भी अपने ऑफिस को छोड़ सकते हैं या फिर उनको विकेट करना पड़ सकता है। किन केसेस के अंदर, मान लो वो लोकसभा के अगर मेंबर ही ना रहे, तो डेफिनेटली उनको अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा, या फिर उन्होंने स्पीकर साहब को रिजाइन कर दिया तब भी उनको छोड़ना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज, हो सकता है ऐसी चीज भी कि उस टाइम पर जो मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ की अगर इनके पास मेजोरिटी होती है, ठीक है, वो उनके रिगार्डिंग एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, तब भी उनको विकेट करना पड़ेगा। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आज जितनी भी एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, पर उनमें से 5 सीट वेकेंट है, तो ये वेकेंट वाली सीट हटा दी जाएंगी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हुई, उसकी अगर मेजोरिटी एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हमें ये डेप्टी स्पीकर नहीं चाहिए, तब इनको अपना जो पद है उससे छोड़ना पड़ता है। और ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन तभी मूव किया जा सकता है जब 14 दिन का आप एडवांस नोटिस दोगे। अब अगर इनकी बात करें, इनकी क्या पावर्स क्या होती हैं, तो आप एक बात रियलाइज करो कि वो सारी इनके पास, मतलब एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यही है कि जो स्पीकर के काम है इनको परफॉर्म करने पड़ते हैं, जब या तो स्पीकर साहब का ऑफिस जो है वो वेकेंट है, या फिर वो अभी एक तरह से छुट्टी से हैं। इसके साथ ही अगर मान लो स्पीकर साहब एब्सेंट है, तब क्या होगा, तब जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रिसाइड करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर डिप्टी स्पीकर भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। ये थर्ड वाली प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, रेल कौशल विकास योजना। देखो आप लोगों ने ना कौशल विकास योजना वगैरह सुनी होंगी, इस तरह की चीजें दरअसल में क्या होती हैं, ये स्किल डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड होती हैं। अब जब हम बात कर देंगे रेल कौशल विकास योजना की, दरअसल में हम बात करेंगे किस चीज की, हम रेलवेज के रिगार्डिंग स्किल्स की बात करेंगे। अब देखो रेलवेज को भी तो अलग अलग तरह की जॉब्स की लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके पास अलग अलग तरह की स्किल्स होते हैं। द आंसर इज यस। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, ध्यान से समझो, मिनिस्ट्री यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसको रन किया जाता है, ताकि एक तरह की वो ट्रेनिंग दे पाए, ऐसी जॉब्स के लिए लोगों को तैयार कर पाए जो रेलवेज के लिए। ध्यान रखना, यहां पर हम जॉब नहीं दे रहे, बहुत ध्यान से समझो, इस योजना के अंतर्गत हम लोगों को जॉब नहीं दे रहे रेलवेज के अंदर, नहीं, सिर्फ उनको स्किल्स दे रहे हैं ऐसी जॉब्स के लिए जो उनको रेलवेज के अंदर काम आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है ना, मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, इस तरह की जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग कैसे है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के है। बट इसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान नहीं है कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। हर वो कैंडिडेट जिसने 10वीं पास करी हुई है और 18 to 25 ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर आता है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपको, ठीक है ना, एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। तो एक तरह का असेसमेंट होगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये पास होते हुए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप अच्छे से इलेक्ट्रीशियन काम कर लेते हो, वेल्डर हो गया, ये सारे तो कहीं ना कहीं आप इनको बाद में यूज किया जा सकता है। तो ये सारे हमें यहाँ पे रेल कौशल विकास योजना के रिगार्डिंग हमने ये चीजें पढ़ ली। अब आज मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चंस दिए थे उनका क्विकली एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिस्कस कर लेते हैं मिलेट्स के बारे में। क्या मिलेट्स को ज्यादा पानी चाहिए एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट? द आंसर इज प्योरली फॉल्स। देखो मैंने कल डिस्कस भी किया था, मिलेट्स के ना बहुत एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमिकली भी, एनवायरमेंटली भी, एंड साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ भी यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लिंकेज हैं। तो यहाँ पे कम पानी की जरूरत होती है, मैंने बताया था ना, कम पानी होगा, सॉइल फर्टाइल नहीं भी होगी तब भी चलेगा, मिलेट्स तब भी ग्रो जाते हैं। हमने डिस्कस किया था ज्वार बाजरा रागी इनके बारे में भी। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, एरो इंडिया, क्या ये एक एनुअल एयर शो है हेल्ड इन बेंगलुरु? देखो बाकी स्टेटमेंट तो ठीक है, पर ये एनुअल वाला वर्ड गड़बड़ हो गया, डिस्कस किया था ना बाइनियल, ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। एमसीए 21, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ऑनलाइन पोर्टल है? बिल्कुल भी नहीं, ये सर स्टेटमेंट फॉल्स है। एमसीए का फुल फॉर्म यही था, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ब्लैक बक क्या लीस्ट कंसर्न ही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न ही होता है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनका ये स्टेट एनिमल भी हमें देखने को मिल जाता है। B1B लेंसर सुपरसोनिक कन्वेंशनल हैवी बॉम्बर, सर ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर हो गए जो मैंने आपको कल दिए थे। इन पांचों का मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ साथ मैंने और भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो मैंने मेडिटेरियन सी का एरिया, आसपास का एरिया जो है वो आपको देखने को बोला है। उसके आप मुझे नीचे कंट्रीज के नाम बताओगे। इसके साथ ही मैंने आपको जो बाकी और चीजें थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग हो गया, या बैरन आइलैंड वाला जो क्वेश्चन था, उनका नीचे भी आप कमेंट सेक्शन के आंसर बताओगे। इसके अलावा कल मैंने मिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछा था, तो आप सबने सही बिल्कुल आंसर दिया, ये मैनग्रोव्स के रिगार्डिंग है, तो वो बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर 10 फरवरी की PDF नहीं मिली है, तो मैंने उसको अपलोड करवा दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप वहां पर भी जाके उस पर्टिकुलर PDF को एक्सेस कर सकते हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।